तो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। चलिए बच्चों, आज हम क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों, बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड पैरामीटर्स आपके चार बॉन्ड पैरामीटर्स आपने पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर की अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो विच इज अ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है बच्चों? देखिए, बॉन्ड की लंबाई है ना, दो बॉन्डेड एटम्स में उनके जो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इसकी बात हो रही है। ये बॉन्ड लेंथ है ना। एक्चुअल में हम अगर दो बॉन्डेड एटम की बात करें तो दो बॉन्डेड एटम को बेटा हम ऐसे दिखा देते हैं कि इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में एक लाइन खींचकर, है ना, लाइन ही दिखाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते वैसे तो, लेकिन हम लाइन से शो करते हैं। तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ, है ना। तो देखिए, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्डेड एटम्स के बीच के न्यूक्लियस के, दोनों के न्यूक्लियाई के बीच के एवरेज डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक डायग्राम भी आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, इसमें आपके दो बॉन्डेड एटम्स आपको दिख रहे होंगे। ये एटम लेट अस सपोज ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी। तो ए की कोवेलेंट रेडियस आपकी कितनी होगी? देखिए, रेडियस आपने क्या पढ़ा था? एटॉमिक रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेके, न्यूक्लियस से लेके कोर इलेक्ट्रॉन्स तक की डिस्टेंस, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस, है ना। तो इसकी रेडियस हो जाएगी आर ए और एटम बी की रेडियस हो जाएगी आर बी, इसके सेंटर से इसके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस। तो इन दोनों के कोवेलेंट रेडियस के अगर हम सम कर देंगे तो इनके सम को ही तो बेटा बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं ना। तो बॉन्ड लेंथ क्या है? सम ऑफ द रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम बी। इज इट क्लियर? चलिए, मुझे लगता है आसानी से समझ गए होंगे। तो अब कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं इधर से जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको अभी बता रहा हूँ, और इतनी जगह में फैक्टर अफेक्टिंग की बात करने की कोशिश करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब रात के बजने वाले हैं 12। ठीक है, मुझे नींद ना आ जाए इसलिए बोलते जा रहा हूँ। चलिए, तो दो फैक्टर हैं बेटा जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कोई एटम में पहले सिंगल बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर एटम में बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, मतलब सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, तो हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी, उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एटम्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे। एटम एक दूसरे के पास आ जाएंगे मतलब बेटा आपका बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस with increasing with increase in bond multiplicity। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी बेटा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। फिर से याद रखना, सिंगल बॉन्ड से अगर डबल बॉन्ड में आएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो एटम एक दूसरे के पास आ जाएंगे बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी बेटा। देन डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स की बॉन्ड लेंथ उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, और अगर दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उनकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड आएगा बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाएगी। इसका ये मतलब है। सेकेंड एग्जाम्पल बेटा अगर मैं बता दूँ तो सेकेंड एग्जाम्पल आप नाइट्रोजन का ले सकते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है बेटा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड भी है, लेट अस सपोज यहाँ पर ट्रिप सिंगल बॉन्ड भी है। तो दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड है तो और छोटी हो जाएगी। ठीक है,
अब आप यहाँ पर मैं इनकी अगर बॉन्ड लेंथ लिख के भी बताऊं तो इसमें अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ बेटा होती है आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन में इसकी बॉन्ड लेंथ बेटा छोटी हो जाएगी 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ हो जाती है बेटा ये 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो देखो जैसे ही बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है, ठीक है, पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर बेटा आपका क्या है, साइज ऑफ द एटम। चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो उसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, समझना। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, और ये एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ना बेटा। एटॉमिक रेडियस दो बॉन्डेड एटम्स के एटॉमिक रेडियस का सम ही तो है बॉन्ड लेंथ, और अगर इनके साइज बड़े होंगे तो ये सिंपल सी बात है इनकी रेडियस बड़ी होगी, इनकी रेडियस बड़ी होगी तो इससे इस न्यूक्लियस से उस न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस बढ़ेगी, मतलब बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी, है ना। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद द साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ increases with increase in size of atom। एटम का साइज बढ़ेगा बेटा, रेडियस बढ़ेगी, बॉन्डेड एटम्स की रेडियस बड़ी होगी तो उसका साइज, उनकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल बेटा कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड ले लीजिए, सिलिकॉन सिलिकॉन में सिंगल बॉन्ड ले लीजिए, जर्मेनियम जर्मेनियम में सिंगल बॉन्ड ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कार्बन के नीचे सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, और मैंने बोला ऊपर से नीचे आएंगे तो एटम का साइज बड़ा होगा तो इनकी एटॉमिक रेडियस बड़ी होगी, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर बॉन्डेड एटम्स के बीच में इतनी डिस्टेंस थी तो सिलिकॉन सिलिकॉन में बॉन्डेड एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जर्मेनियम जर्मेनियम में बॉन्डेड एटम्स के बीच में डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी बेटा, यानी कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, देन इसकी होगी, ठीक है बेटा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके देन स्टूडेंट्स, सेकंड पैरामीटर हमारा क्या है, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल है ना, किसी एटम में बॉन्ड बन रहे हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्ड पेयर जा रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे बॉन्ड एंगल बोलेंगे। सिंपली मैं कहूँ तो दो बॉन्ड के बीच का एंगल, सिंपल अगर मैं कहूँ तो दो बॉन्ड के बीच का एंगल। डेफिनेशन समझते हैं, द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऑर्बिटल जिनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है उनके बीच का बॉन्ड एंगल, उनके बीच का एंगल ही बॉन्ड एंगल है, ठीक है ना। आप सिंपल समझ में रखो कि भाई दो बॉन्ड के बीच का एंगल। तो डेफिनेशन क्या करें, द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। एग्जांपल से समझिए, द HCH बॉन्ड एंगल, HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन। देखिए मीथेन में जो बॉन्ड एंगल होता है ना बेटा HC और H के बीच में, वो होता है 109.5 डिग्री, ठीक है ना। इसको बनाकर देखते हैं, मीथेन का स्ट्रक्चर बेटा टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो इसमें 4 हाइड्रोजन एटम ऐसे लगे होंगे, और HCH का जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा 109.5 डिग्री, ठीक है ना। सेंट्रल एटम के साथ जो दो बॉन्डेड एटम जुड़े हुए हैं उन दो के बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल, ठीक है, समझ लो। HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज 109.5। फर्स्ट एग्जांपल ये ले लीजिए, सेकंड इधर ले लेते हैं, HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104.5 डिग्री। वाटर मॉलिक्यूल की शेप बेंड शेप होती है बेटा, आपको पता होगा, ठीक है। तो इनमें जो दो एंगल्स के, यहाँ लोन पेयर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बना सकते,
दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल है बेटा 104.5 डिग्री होगा। ठीक है, एग्जाम में ये मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्ड बेटा आपके पास होगा NH3 की बात कर लेते हैं। HNH जो बॉन्ड एंगल है NH3 में, बॉन्ड एंगल इन NH3 इज 107 डिग्री, 107 डिग्री होगा बेटा। ठीक है, इसको भी यहीं पर बना रहा हूँ ऊपर की तरफ। तो देखिए NH3 में आपका जो शेप होती है ये आपकी बेटा इस टाइप की होगी, और HNH में जो एंगल है बेटा वो 107 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल। सेकंड पैरामीटर आपका बॉन्ड पैरामीटर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फुली आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए थर्ड वाला हमारा क्या है बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी। थर्ड पैरामीटर हमारा बॉन्ड एंथैल्पी है। देखिए किसी भी बॉन्ड, जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना बेटा, तो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब बनने वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस से। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी बॉन्ड को हमें तोड़ना है तो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है बेटा, 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बॉन्ड एंथैल्पी है। 1 मोल बॉन्ड्स, 1 मोल, 1 मोल आप जानते होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी क्या होती है बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी। तो डेफिनेशन बच्चों लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड of a particular type between the atoms in gaseous state। ठीक है, तो आपको 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारी क्या होगी बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल बेटा हाइड्रोजन में द बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी को ना बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H-H, तो हाइड्रोजन के बीच में एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए वो कितनी होती है बेटा, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H इन H2 मॉलिक्यूल इज 435.8 किलो जूल पर मोल। 1 मोल हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन एटम्स को अलग करने के लिए, ठीक है ना, H बॉन्ड तोड़ने के लिए 435.8 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर H2 जो है वो गैसेस फॉर्म में है। अगर आप 1 मोल H2 को उनके गैसेस स्टेट में लाना चाहेंगे ना बेटा, तो इन्हें ऐसा करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट विल बी अ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दैट विल बी अ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है ना बेटा, इसको याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोरीन का, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl डैश Cl of Cl2 in Cl2 is 242.5 किलो जूल पर मोल। अगर आप क्लोरीन गैस के एटम्स को 1 मोल क्लोरीन गैस के एटम्स को एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को एटॉमिक स्टेट में लाना चाहते हैं बेटा, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी अ इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंड दिस विल 242.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, इसके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग भी है बेटा, ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी, इन पर बात करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देन आपने इसके स्क्रीनशॉट तो ले लिया है। चलिए नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को फैक्टर अफेक्टिंग कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, मैंने लिखा है साइज ऑफ द एटम एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जरा 1 बाय 1 समझते हैं। ठीक है, अगर 2 एटम्स का साइज छोटा होगा बेटा तो इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। 2 एटम्स का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी।
दो एटम्स का साइज बड़ा होगा तो बेटा इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो भी बड़ी, ठीक है ना। अब मुझे एक बात ध्यान से बताइए, ठीक है, कि ये जो मार्कर है इसके मैं दो पीस कर रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा पीस है, छोटा पीस है, इनमें से किसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी? इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी कि इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी? ये बताइए। ऑब्वियसली कि इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने के लिए कम, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक बड़ी लकड़ी दे दूं उठाकर कि भाई इसको तोड़ना है, तो आप मे भी उसको इजीली तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं उसी बड़ी मोटी लकड़ी का छोटा सा पीस आपको दे दूं और वो तोड़ दो, तो आपको उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, अगर बॉन्डेड एटम का साइज आपका छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी। क्या कह रहा हूँ मैं? बॉन्डेड एटम्स का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया है। ठीक है, जितना छोटा बॉन्ड लेंथ, जितना छोटा साइज एटम का होगा, उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना। Smaller the size of atom, bonded atoms, मैं ऐड कर दूं bonded atoms, bonded atoms, stronger is the bond, stronger is the bond, and larger is the value of bond dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना बेटा, इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, इसका साइज छोटा होता है आपको पता है। इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है बेटा, ये आपकी दैट विल बी 435.8 किलो जूल पर मोल। और क्लोरीन क्योंकि क्लोरीन का साइज इससे बड़ा है तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी ना बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी 242.5 किलो जूल पर मोल। पहला फैक्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ भी वही, देखिए बेटा मैंने कहा ना एटम का साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ छोटी। ऐसे ही अगर आपका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, shorter the bond length, stronger will be the bond। जितनी ज्यादा छोटी बॉन्ड लेंथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है ना। एटम के साइज होने पर भी ये डिपेंड कर रहा था। तो लार्जर will be the value of बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी, उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल बेटा आपका सी सिंगल बॉन्ड सी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है बेटा कितनी पड़ी थी आपने 1.54 एंगस्ट्रॉम, मींस आपका 154 पिकोमीटर। ठीक है। और सी डबल बॉन्ड सी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ अभी आपने पढ़ी थी पीछे वीडियो में, बॉन्ड लेंथ इसकी कितनी थी 1.34 एंगस्ट्रॉम, मतलब आपकी 134 पिकोमीटर। तो बेटा इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिपेंड करती है इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। अब आपके देखिए बॉन्ड लेंथ आपका यहाँ पर लिखा है, देखिए जितने बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी, तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू इसको तोड़ने के मुकाबले। इसमें लग रही है आपकी 433। इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है बेटा, इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है फर्स्ट वाले की, दैट विल बी 433 किलो जूल पर मोल। और से इसके सेकंड वाले को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी ना बेटा, ये लगेगी आपकी बॉन्ड एंथैल्पी विल बी 619 किलो जूल पर मोल।
तो जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो दो फैक्टर है बेटा, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट पैरामीटर पे चलते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फोर्थ और लास्ट बॉन्ड पैरामीटर बचता है आपके पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बहुत सिंपल है बेटा, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है उतना इसका बॉन्ड ऑर्डर है। दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में कितने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर है तो सिंगल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड ऑर्डर, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है तो डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। इट इज वेरी सिंपल। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में जितना बॉन्ड है, जितने बॉन्ड है वो इसका बॉन्ड ऑर्डर है बेटा। फॉर एग्जांपल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन H2 में बात कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इन H2 इज 1। H2 में आप देखेंगे हाइड्रोजन के बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इनके बीच में कितना बॉन्ड है बेटा, एक बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ बेटा 1। फॉर एग्जांपल बॉन्ड ऑर्डर इन O2 is 2, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है, टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O, और दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड है वही उसका क्या है बेटा बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन, अब आप लोग बताएंगे जल्दी। बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन N2 इज कितना, जल्दी कमेंट कर दो 3। तो N और N के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है बेटा, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, और दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड है उसका क्या है बॉन्ड ऑर्डर। आप तो मेरे साथ बोल रहे होंगे है ना। अब लास्ट में एक नोट लिखा बेटा, विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी। देखो ना बेटा, मल्टीपल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। देखो मल्टीपल बॉन्ड बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप यहाँ से रिलेशन बना सकते हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार पूछ लेते हैं। तो जो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बेटा आपका बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ क्या बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ रही है, मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, याद रखेंगे, काम आएगा। ठीक है, जाते जाते कुछ अच्छा मिल रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड की लेंथ छोटी हो रही है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे अगर ये याद रहेगा तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज के बॉन्ड पैरामीटर्स हमारे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट। 12 बज चुके हैं बेटा। ठीक है, बाय।